स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है पैलेट गन्स के बारे में। पैलेट गन्स का जो यूज़ है उसको कम्प्लीटली वे के अंदर बैन किया जाए। एक पेटिशन है वो फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे, उसमें इस तरीके से आर्ग्यू है वो किया गया था। इस पेटिशन से पहले आप देखिए कि जो डिसेबल पर्सनस हैं उनके राइट्स के रिगार्डिंग में जो एक्टिविस्ट हैं उनका एक प्लेटफॉर्म है, नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर द राइट्स ऑफ द डिसेबल। तो उनके द्वारा भी आर्ग्यू किया गया था कि पैलेट गन्स का जो यूज है पुलिस फोर्स के द्वारा प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो किया जाता है उसको यहाँ पे रेगुलेट किया जाए या उसको रिड्यूस है वो कर दिया जाए। तो अर्लियर फेज में इस तरीके से आर्ग्यू हुआ था, पेटिशन के अंदर इसको कम्प्लीटली बैन करने के लिए कहा गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग में क्या यहाँ पे ऑब्जर्व किया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पैलेट गन्स को जो पुलिस फोर्स यूज किया करते हैं वो एक एक्सेप्शनल सिचुएशन के अंदर में इसको यूज करते हैं। पुलिस रूल्स के अंदर में इसको अलाउ किया गया है, कोई भी जो प्रोटेस्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए इसका जो यूज है उसको अलाउ किया गया है। और ये जो कम्प्लीटली बैन करने का जो आर्ग्यूमेंट था इसको कोर्ट के द्वारा फ्यूचर के समय एग्जामिन है वो किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये पैलेट गन्स के बारे में है। दिल्ली के अंदर में जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हुआ उस दौरान में इसके यूज का जो न्यूज़ है द हिंदू के अंदर रिपोर्ट किया गया है, बट दिल्ली पुलिस का जो ऑफिशियल स्टैंड है वो आप देखिए कि इसको डिनाई करता है कि पैलेट गन्स का जो यूज़ है वो उन्होंने नहीं किया। बट द हिंदू का जो इन्वेस्टिगेटिव जो रिपोर्ट है उन्होंने आप देखिए कि इसके बारे में इससे रिलेटेड जो अफेक्टेड जो पर्सन हैं उनका भी जो रिपोर्ट किया गया है द हिंदू में। एग्ज़ाम के पर्पज़ से क्या आपको पता होना चाहिए, एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इस पैलेट गन के बारे में जानकारी होना चाहिए। प्रोजेक्टाइल एक्टिव गन के रूप से भी इसको कंसीडर किया करते हैं। ये आप देखिए कि लीथल है वो नहीं हुआ करता कि इससे इम्पैक्ट होने वाला जो पर्सन है उसका डायरेक्टली वहाँ पे डेथ हो। बट अगर इसको क्लोज रेंज के बेसिस के ऊपर में फायर किया जाए तो कभी ये लीथल है वो भी हो सकता है। आई का जो विजन है वो लॉस होता है, काफ़ी बार ऐसे भी केस आते हैं जैसे कि 2016 के समय में कश्मीर के वहाँ पे इसको यूज किया गया था और वहाँ पे काफ़ी सारे लार्जर नंबर के अंदर में जो पर्सन हैं उनके आई विजन का जो प्रॉब्लम है वो हुआ था। और वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, जो एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ 2018 के समय में कि वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर उसको भी फेस करते हैं, जिन्होंने पैलेट गन्स का वहाँ पे उनको इम्पैक्ट है वो हुआ था। तो इस तरीके से सिविलियन पॉपुलेशन को इम्पैक्ट हुआ करता है इसका जब यूज है वो किया जाता है। इसी वजह से जो राइट्स ऑफ द डिसेबल का ये प्लेटफॉर्म है, इन्होंने आर्ग्यू किया था कि इसके यूज को रिड्यूस किया जाए पुलिस फोर्स के कंट्रोल के अंदर में जब कोई भी प्रोटेस्ट रहे उस दौरान में। अब एक तो प्रोजेक्टाइल एक्शन गन के रूप से जानते हैं, मेटेलिक जो पैलेट हैं इसके अंदर में लोडेड हुआ करते हैं कम्प्लीटली। जो मेटेलिक जो यहाँ पे पैलेट हैं ये आप देखिए कि हाफली वे के अंदर में इसमें लोड हैं वो हुआ करते हैं। क्या स्टूडेंट्स, इसके अंदर में गन पाउडर का यूज होता है? गन पाउडर का यूज है वो नहीं हुआ करता है पैलेट गन के अंदर में। जब भी हम गन पाउडर के बारे में रीड करते हैं तो हमारे कंट्री के अंदर में लार्जर वे के अंदर में जो गन पाउडर हैं, जो कैनन्स हैं, उनको किसके द्वारा पहले यूज किया गया था हिस्ट्री के अंदर में? अब देखिए कि बाबर के पर्सपेक्टिव से ये जो जो डिस्कशन है वो हुआ करता है कि बाबर जब इंडिया के अंदर में आए तो उन्होंने बेसिकली जो कैनन्स हैं, जो तोप हैं, उनको लार्जर वे में यूज किया। कैनन्स के अलावा आप देखिए उन्होंने गन पाउडर का भी यूज किया। बट हमारे कंट्री के अंदर भी जो गन पाउडर है उसका इन्वेंशन उससे भी अर्लियर फेज के अंदर में मिला करता है कि गन पाउडर का जो जो इन्वेंशन है, चाहे वो विजयनगर का एम्पायर का एरिया हो या कश्मीर के अंदर पहले एक डायनेस्टी हुआ करती थी, वहाँ पे इसका इन्वेंशन उससे भी पहले हो चुका था। बट मास लेवल के ऊपर में इसको यूज नहीं किया जाता था। बट जब बाबर इंडिया में आते हैं तो उनके द्वारा इसका यूज है वो किया गया था। ये यूपीएससी ने 2015 का जो प्रीलिम्स का पेपर था उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया था, कुछ जो नया जो चेंज हुआ उस बैटल ऑफ पानीपत के बाद में उससे रिलेटेड। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या जानकारी होना चाहिए? नेक्स्ट आपको जानकारी होना चाहिए बाईपोल के बारे में। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, कुछ ऐसी सीट्स हैं जहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुआ था। अब वैकेंसी आप देखिए कि किसी भी वजह से हो सकता है, जो पर्सन वहाँ पे इलेक्ट हुआ है उनका डेथ हो जाए। इसके अलावा आप देखिए कि उनके द्वारा रेजिग्नेशन है वो सबमिट कर दिया जाए। रेजिग्नेशन के अलावा उनका जो इलेक्शन है उसको ही आप देखिए कि कम्प्लीटली इनवैलिड है वो मान लिया जाए। इलेक्शन प्रोसेस, जो इलेक्शन पेटिशन फाइल होती है इलेक्शन के डिस्प्यूट के रिगार्डिंग में, तो उसके थ्रू अगर उस इलेक्शन को इनवैलिड कर दिया गया है या जो पर्सन वहाँ पे विक्ट्री जिसका अचीव हुआ वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर में आप देखिए कि उसको यहाँ पे कन्विक्ट कर दिया जाए कि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर उनके ऊपर अप्लाई करता है,
तो ये काफ़ी सारे ऐसे कंडीशन हैं जिसकी वजह से वैकेंसी है वो क्रिएट होता है। अगर वैकेंसी क्रिएट हुआ है तो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, कौन सा एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। याद आपको क्या रखना है, बेसिकली आप देखिए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के दो कानून हैं, एक 1950 का है, एक 1951 का है। 1950 का जो कानून है वो तो इलेक्शन प्रोसेस के बारे में है, और 51 का जो कानून है वो आप देखिए कि डायरेक्टली जो इलेक्शन प्रोसेस मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में, इलेक्टोरल रोल के बारे में वो 50 का जो लॉ है वो मेंशन करता है। और जो एडवांस वे के अंदर में है कि जब इलेक्शन होगा, कैसे इलेक्शन होगा, बाईपोल कैसे कंडक्ट करवाना है, कोई वहाँ पे ऐसा जो प्रैक्टिस ना करे जो कि करप्ट प्रैक्टिस का पार्ट रहे, इन सभी को 51 के जो लॉ है उसके अंदर में मेंशन किया गया है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का जो सेक्शन है, सेक्शन 151A, उसके अंदर में मेंशन है कि कोई भी सीट के ऊपर में अगर वैकेंसी क्रिएट होता है तो विद इन 6 मंथ के अंदर में, विद इन 6 मंथ के अंदर में वहाँ पे जो वैकेंसी है उसको फिल करना होगा इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू में। बट आप देखिए कि एक कंडीशन है कि वहाँ पे जो रिमेनिंग जो टेन्योर है वो मोर देन 1 ईयर का होना चाहिए। लेस देन 1 ईयर का अगर वहाँ पे है तो हो सकता है कि बाईपोल को कंडक्ट वो ना किया जाए। तो ये बाईपोल के कंडीशन के बारे में हमने देखा। यहाँ पे हाई नंबर ऑफ वोटर्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, तो बिग टर्नआउट है वो यहाँ पे देखने के लिए मिला है वोटिंग प्रोसेस के अंदर में, जो कि मध्य प्रदेश का भी एक सीट है, एक बिहार का सीट है, एक गुजरात का भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पे ये जो बाईपोल्स हैं वो कंडक्ट हुए हैं। नेक्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए, नेक्स्ट आपको ये जानकारी होना चाहिए कि जो पर्सन यहाँ पे इमर्ज होगा, विक्ट्री जिनका यहाँ पे होगा इस इलेक्शन के अंदर में, तो क्या स्टूडेंट्स वो 5 ईयर के लिए सर्व करेगा, इस सीट को यहाँ पे 5 ईयर्स के लिए सर्व करेगा, या जो रिमेनिंग टाइम पीरियड है उसके लिए। तो जो रिमेनिंग टाइम पीरियड है कि जब तक वो, अगर आप देखिए कि लोकसभा के लिए है तो लोकसभा जब तक वहाँ पे सेशन के अंदर में है, जब तक लोकसभा आप देखिए कि डिजोल्व नहीं होता है, जब तक उनके द्वारा सर्व किया जाएगा। इवन अब अगर आप देखिए कि कोई राज्यसभा का सीट के ऊपर में भी कोई इलेक्शन होता है तो वो रिमेनिंग जो टाइम पीरियड है, सपोज कीजिए राज्यसभा का जो टोटल नंबर ऑफ टेन्योर कितने का होता है, 6 ईयर का हुआ करता है। कोई पर्सन है जिनका 2 ईयर के बाद में डेथ होता है तो जो रिमेनिंग टाइम पीरियड है 4 ईयर के लिए वो पर्सन वहाँ पे इलेक्ट है वो होगा। तो ये भी आपको यहाँ पे जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, उड़ीसा के बारे में है। उड़ीसा के बारे में क्या जानकारी है कि वहाँ पे फ्लड का सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ है। बालासोर का जो एरिया है वहाँ पे ये फ्लड हुआ है। कहाँ पे हुआ है स्टूडेंट्स, बालासोर के वहाँ पे। बालासोर किसकी वजह से फेमस है, बालासोर फेमस है चांदीपुर बीच की वजह से। चांदीपुर बीच, चांदीपुर बीच के बारे में आपने कहाँ पे रीड किया होगा, काफ़ी बार आप देखें ना कि मिसाइल टेस्टिंग जब किया जाता है, डीआरडीओ जब मिसाइल का जब टेस्टिंग करता है तो ये जो चांदीपुर का जो बीच एरिया है इसको मिसाइल सिटी भी बोला करते हैं। यहाँ पे मिसाइल टेस्टिंग साइट है हमारे डीआरडीओ का, डीआरडीओ वहाँ पे मिसाइल का टेस्टिंग है वो करता है। सेकंड आप देखिए कि उड़ीसा में कौन सा रिवर है जिसकी जिसकी वजह से फ्लड हुआ है, तो एक रिवर का जो नाम है वो है महानदी। एक रिवर का नाम है महानदी जो कि एक इम्पोर्टेंट रिवर है उड़ीसा के एरिया से। फिर आप देखिए कि ब्रह्माणी नाम का भी जो रिवर है, ब्रह्माणी, इन रिवर्स में ओवरफ्लो होने की वजह से ये फ्लड सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हुआ। एक्सेसिव रेनफॉल भी वहाँ पे हुआ है। तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से फ्लड है वो देखने के लिए मिला है। कुछ दिनों पहले हमने आसाम का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे फ्लड के बारे में देखा था, और अब आसाम के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच किया गया है कि उनको रिहेबिलिटेशन जो प्लान है उसके थ्रू कुछ फंड का सपोर्ट है वो किया जाए, जिससे कि वो लोगों को वहाँ पे बेटर वे के अंदर में रिहेबिलिटेट है वो कर सकें। हमारे कुछ ऐसे ऐसे स्टेट्स हैं, जैसे आसाम का जो स्टेट है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के कुछ स्टेट हैं जिसमें बिहार भी है, जहाँ पे जो फ्लड का जो सिचुएशन है वो काफ़ी कॉमन हुआ करता है। एक तो वहाँ का टोपोग्राफी जिस तरीके से है, रिवर्स फ्लो किया करती हैं, और रिवर्स जो हैं वो हिमालयन रिवर्स हैं, ऑलरेडी उनके अंदर में कंटिन्यूस वाटर का फ्लो होता है, और मानसून के अंदर में वो आप देखिए कि ओवरफ्लो करते हैं। और टोपोग्राफी इस वजह से है कि वहाँ पे स्पीडी वे के अंदर में आपको बारिश है, वो स्पीडी वे के अंदर में जो रिवर का फ्लो है वो आपको वहाँ पे मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये हमने बेसिक देखा उड़ीसा के बारे में। बालासोर का कोस्टल एरिया, चांदीपुर बीच है, मिसाइल सिटी है जहाँ पे ये फ्लड का जो सिचुएशन है वो हुआ है। अभी आप देखिए कि आज के न्यूज़पेपर के अंदर में उड़ीसा का एक और न्यूज़ है कि
कि उड़ीसा का ये जो महानदी रिवर है, जो कि आप देखिए कि वाटर डिस्प्यूट या वाटर से रिलेटेड जो वहाँ पे इश्यूज हैं, वो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बिटवीन में है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बिटवीन में। तो हमारे जो मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति हैं, उन्होंने रिसेंटली काफ़ी सारे जो वाटर डिस्प्यूट हैं, वाटर के जो अलग अलग इश्यूज हैं, उनके रिगार्डिंग में जो जो रिलेटेड जो जो स्टेट्स के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनका मीटिंग करवाया है। जैसे राजस्थान, हरियाणा का भी एक मीटिंग हुआ था। उससे पहले आप देखिए कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका का भी एक मीटिंग हुआ था, वहाँ पे जो डैम का जो वाटर शेयरिंग है उसके रिगार्डिंग में। और अब यहाँ पे आज के न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ है कि उड़ीसा और जो छत्तीसगढ़ के जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो भी मिले हैं, और उन्होंने भी कहा है कि आने वाले 2-3 मंथ के अंदर में जो महानदी रिवर के जो इश्यूज हैं उनको ये कवर करेंगे। आपके यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड एक आपको होमवर्क देते हैं, महानदी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे, ये आपका यहाँ पे होमवर्क है। और इसका जो ट्राइब्यूटरीज हैं, इसके ट्राइब्यूटरीज भी आप यहाँ पे बता देना। एक आप देखिए कि उड़ीसा के अंदर में आप ब्रह्मणी है, बैतराणी है, इन रिवर्स के बारे में जब आप देखते हो तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे जो ऋषिकुल्या का एरिया है, देवी का जो एरिया है, वहाँ पे आप देखिए कि कैसे ओलिव रिडली टर्टल्स हैं वो वहाँ पे मिला करते हैं। आपको जो क्रोकोडाइल हैं, क्रोकोडाइल्स का जो सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल हैं, वो केंद्रापाड़ा नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है उनके अंदर में आपको वो भी मिलेंगे। ओडिया नाम का जो लैंग्वेज है, क्या हमारा क्लासिकल लैंग्वेज है क्या? यस स्टूडेंट्स, ओडिया जो लैंग्वेज है वो क्लासिकल लैंग्वेज का पार्ट है, वो हुआ करती है। और यूपीएससी ने एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा था, जब इसको उस समय इंक्लूड किया गया था, उस दौरान में प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन है वो पूछ लिया था। अभी हमारा क्लासिकल लैंग्वेज के अंदर में कितना लैंग्वेज हुआ करती हैं? पहले तो आप देखिए कि 6 लैंग्वेज होते थे, 4 जो लैंग्वेज हैं वो सदर्न पार्ट से होते थे। सदर्न पार्ट मीन्स कि आज जो प्रेजेंट में जो बोली जाती हैं। वैसे आप देखिए कि जो क्लासिकल जो लैंग्वेज है वो प्रेजेंट में बोले जाने वाली क्लास लैंग्वेज से डिफरेंट होती है। तो जो जो प्रेजेंट में जहाँ पे बोली जाती है, जैसे तमिल बोली जाती है तमिलनाडु के अंदर में, तेलुगु बोली जाती है आंध्र प्रदेश और जो हमारा तेलंगाना का रीजन है वहाँ पे तेलुगु लैंग्वेज है। कन्नड़ा लैंग्वेज है जो कर्नाटका के अंदर में बोला करते हैं। और अब देखिए मलयालम जो लैंग्वेज है वो कहाँ पे बोला करते हैं? केरल के अंदर में। तो ये 4 लैंग्वेज तो हमारे सदर्न इंडिया का। फिर ओडिया लैंग्वेज है जो उड़ीसा के अंदर में बोली जाती है। और ओडिया के अलावा आप देखिए कि हाँ, एक जो लैंग्वेज है वो संस्कृत है। तो ये ओरिजिनल ये 6 लैंग्वेज होते थे। बाद में जो 5 लैंग्वेज को ऐड किया गया, महाराष्ट्र से रिलेटेड जो मराठी लैंग्वेज है, मराठी के अलावा आप देखिए कि वेस्ट बंगाल के अंदर में जो बंगाली लैंग्वेज है, आसाम के अंदर में जो आसामी लैंग्वेज है, ये 3 लैंग्वेज इंक्लूड हुआ। और पाली और प्रकृत लैंग्वेज है उसको भी इंक्लूड है वो किया गया। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो प्रोटेस्ट करने वाली जो वुमेन एक्टिविस्ट हैं उनके बारे में है, कि कंटिन्यूस उनका यहाँ पे जो सोशल मीडिया के ऊपर में उनका जो अब्यूज़ है वो हुआ है। प्रोटेस्ट के अंदर में आप देखिए कि जब उनके वीडियोज़ वायरल हुए हैं स्पेशली इंस्टाग्राम के ऊपर में, तो डॉक्सिंग काइंड ऑफ सिचुएशन कि उनका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसका यहाँ पे लीक होना, ऑनलाइन थ्रेट उनको क्रिएट होना, उन सभी के बारे में ये न्यूज़ रिपोर्ट है वो मेंशन करता है। तो आप देखिए कि ऐसा आपको समय समय पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में इस तरीके से जो किसी पर्सन को टारगेट करना, जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट विंग्स होते हैं, तो एक विंग के द्वारा दूसरे विंग का से रिलेटेड जो पर्सन है उसको यहाँ पे टारगेट करना, एक वन काइंड ऑफ कॉमन फीचर है वो आपको मिलता है। बट साइबर बुलिंग का होना, ये हमारा जो जो पुलिस अथॉरिटीज़ हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसा जो सिचुएशन है उसको ना किया जाए। किसी भी पर्सन का जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, हमारे लॉ के अकॉर्डिंग में, यूपीएससी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग में, हर एक पर्सन को राइट टू प्राइवेसी है, जो के एस पुट्टास्वामी का केस है वो प्रोवाइड करता है आर्टिकल 21 के थ्रू। तो राइट टू प्राइवेसी है तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का यहाँ पे लीक है वो नहीं होना चाहिए, और कंट्रोल करना चाहिए जो साइबर डोमेन को देखने वाली जो पुलिस अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो दिल्ली से रिलेटेड है, कि किसी भी तरीके के कोई एडवर्स एक्शन है वो नहीं लिए जाएंगे जिन स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट के अंदर में जो शामिल हुए थे उसका वो पार्ट बने थे। नेक्स्ट आप देखिए कि पीएम केयर फंड के बारे में है। कोविड के समय ये जो पीएम केयर फंड है उसको सेटअप किया गया था। तो जो हमारे यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड आप देखिए कि जो एक्टिविस्ट हुआ करते हैं, उन्होंने इसके ऑडिट प्रोसेस के बारे में, इसमें ट्रांसपेरेंसी को लाया जाए उसके लिए जो क्वेश्चन है उसको रेज किया है कि लास्ट टाइम 2020-23 के समय में इसका ऑडिट हुआ था। अब ऑडिट को यहाँ पे करवाना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी को लेके आना चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर इसको हेड करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर आप देखिए कि पब्लिक अथॉरिटी का पार्ट है,
तो क्यों उनका इन्फॉर्मेशन का ऑडिट नहीं होगा, क्यों यहाँ पे उसका जो इन्फॉर्मेशन है जो आरटीआई के अंदर में नहीं बताया जाएगा, जब प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे पब्लिक अथॉरिटी के रूप से, पार्ट के रूप से हैं। तो पीएम केयर फंड जो कि 2020 के समय में जब कोविड का आउटब्रेक हुआ तो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन के लिए इस केयर फंड को बनाया गया था। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन के लिए बनाया गया। केयर का अगर हम फुल फॉर्म के बारे में देखें, सिटीजन्स असिस्टेंस, कि सिटीजन्स को असिस्ट करेंगे यहाँ पे, एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, कि सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। तो ये वॉलंटरी बेसिस पे कंट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग में है। एक और आप देखिए कि एक फंड आप काफ़ी बार देखते होंगे, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड है। ऐसे ऐसे काफ़ी सारे जो फंड हुआ करते हैं जो न्यूज़ में होते हैं। कभी आप देखिए कि कोई रोड का कोई एक्सीडेंट होता है, वहाँ पे जो विक्टिम हैं उनको प्राइम मिनिस्टर जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो नेशनल रिलीफ फंड है जिसके थ्रू प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे कुछ पैसा है वो जो विक्टिम्स हैं उनको प्रोवाइड किया करते हैं। तो ये जो फंड हैं, एक फंड तो 1948 के समय में जो पाकिस्तान से जो लोग आए थे, जो डिस्प्लेस हुए थे, उन लोगों के रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के लिए बनाया गया था जो रिलीफ फंड है। बाद में वो कंटिन्यूस है, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में प्राइम मिनिस्टर उसको उसको बेसिकली आप देखिए कि उससे सपोर्ट है वो प्रोवाइड करते हैं। पब्लिक अथॉरिटी के बारे में हमने देखा, जो कि आप देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो एक्ट है उसके थ्रू पब्लिक अथॉरिटी को बताया जाता है, और कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है उसको पीआईओ, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को सेटअप करना होता है। पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है जो एक लिमिटेड समय के अंदर में उससे रिलेटेड कोई आरटीआई फाइल होता है तो इन्फॉर्मेशन को वो प्रोवाइड करेगा। जो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है वो भी आप देखिए कि पब्लिक अथॉरिटी का पार्ट है। एक केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने ही ये सीजीआई ऑफिस को पब्लिक अथॉरिटी के पार्ट के रूप से कहा, और पीआईओ का इनका इस्टेब्लिशमेंट है वो होगा। कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने क्या किया है, कावेरी वाटर जो रेगुलेशन कमेटी है उसका अभी जो रिसेंटली डिसीजन था कि कर्नाटका से कुछ वाटर है उसको रिलीज करना होगा कावेरी के अंदर में, जिससे कि तमिलनाडु और जो जो पुडुचेरी का एरिया है उसको पानी है वो मिल सके। स्ट्रेस का कंडीशन बताया। तमिलनाडु का एक वीडियो भी वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर में, कि एक एरिया है जहाँ पे कम्प्लीटली जो पानी का अवेलेबिलिटी नहीं है, जो कावेरी रिवर है वो ड्राई कंडीशन के अंदर में है, तो ड्राई कंडीशन में है वहाँ पे पानी को रिलीज किया जाए। वैसे भी आप देखिए कि अल्निनो का एक लार्जर वे के अंदर में इफेक्ट है, तो इस कंडीशन के अंदर में पानी को रिलीज करने के बारे में जो डिसीजन दिया गया है जिसको अपहोल्ड किया है कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने। कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या है, वो अपेक्स बॉडी है जो कावेरी डिस्प्यूट का जो कोर्ट का जो जजमेंट है उसको इम्प्लीमेंटेशन के अंदर में लेके आता है, ये अथॉरिटी यहाँ पे। पीएम श्री स्कीम क्या है, स्कूल एजुकेशन, जो हमारा स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करने के लिए है। केरल का जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसको क्यों ज्वाइन किया है, तो उन्होंने अपना यहाँ पर जो पॉइंट है वो बताया है कि उनको फंड चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट फंड को रिलीज करेगा, वो इसको ज्वाइन करेंगे, तो इस वजह से आप देखिए कि उसके द्वारा इसको इनको ज्वाइन है वो किया गया है। पहले कुछ स्टेट्स है जहाँ ने इसको ज्वाइन नहीं किया था, तो फंड के रिगार्डिंग में जो इश्यूज हैं वो क्रिएट हुए थे। समग्र शिक्षा अभियान है, समग्र शिक्षा अभियान, जिसमें अब देखिए कि प्राइमरी एजुकेशन भी है, माध्यमिक जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भी उसका पार्ट है, टीचर एजुकेशन है वो भी उसका पार्ट है, सर्व शिक्षा अभियान जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए हुआ करता है। तो ये जो समग्र शिक्षा अभियान है उसके थ्रू भी कुछ स्टेट्स का कंसर्न था, जो लास्ट 1-2 ईयर्स में आपने काफ़ी बार न्यूज़पेपर में रीड है वो किया होगा। पीएम श्री के अंदर में 14,500 के आसपास स्कूल हैं वो बनाने हैं, उनको एक मॉडल स्कूल के रूप से बनाना है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है वो होना चाहिए। स्कूल एजुकेशन के अंदर में और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आप देखिए कि सबसे जो मेन प्रॉब्लम है वो है हमारे यहाँ पे जो टीचर्स जिनको टीचिंग करवानी है उनका समय समय पे अदर ड्यूटीज़ के लिए उनका डिप्लॉयमेंट होना। काफ़ी बार उनका जो मेन जो काम है वो टीचिंग है, बट काफ़ी बार आप देखिए कि उनको डिप्लॉय कर दिया जाता है डाटा कलेक्शन के लिए, उसको सेंसस का एक्सरसाइज के लिए, इलेक्शन का एक्सरसाइज के लिए। तो अदर ड्यूटीज़ के लिए टीचर्स को यहाँ पे डिप्लॉय करना, उनका जो मेन वर्क है टीचिंग, उसको ये इम्पैक्ट करता है, क्वालिटी एजुकेशन को वो इम्पैक्ट करता है। सेकंड, आप देखिए कि जो टीचर हैं जिनका वर्क टीचिंग का है, डाटा कलेक्शन का उनसे काम है, तो क्या स्टूडेंट टीचर्स भी यहाँ पे करेक्ट हैं क्या वो भी क्वालिटी टीचिंग करवाते हैं? काफ़ी बार तो आपको ये भी मिलेगा कि जो टीचर है वो स्कूल के अंदर में प्रेजेंट नहीं है, अपने पर्सनल वर्क के लिए है, टीचर ने किसी और पर्सन को अपॉइंट कर दिया है कुछ पैसों के अंदर में, वहाँ पे
जो लेक्चर्स हैं उनको लेने के लिए। ऐसे भी काफ़ी सारे केस हैं वो आया करते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर में गवर्नमेंट टीचर्स से रिलेटेड। और आपको यहाँ पे क्या जानकारी होना चाहिए, आपको जानकारी होना चाहिए कि जो एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट है पहले स्टेट लिस्ट में आता था, उसको कॉन्करेंट लिस्ट में इंक्लूड किया गया 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो वो भी यहाँ पे एक इश्यू है कि प्राइमरी जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसके अंदर में आप देखिए कि जो सभी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट हैं वो लॉ बना सकते हैं, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट बोथ हैं वो कानून बना सकते हैं। तो अब जो एजुकेशन पहले एक स्पेसिफिक डोमेन में स्पेसिफिक विंग का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो यहाँ पे नहीं है। अब कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में है तो कोई भी अथॉरिटी है वो हार्डली डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके लिए कि जो एजुकेशन के अंदर में जो डिक्लाइन हुआ है क्वालिटी एजुकेशन स्पेशली जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर में, तो उसके लिए कोई स्टेट गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल हो या डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रेस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि वो कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। तो जब आप एजुकेशन से रिलेटेड कोई आंसर लिखो तो आप इस तरीके से ये पॉइंट भी हाईलाइट कर सकते हो, कॉन्करेंट लिस्ट में होने की वजह से कोई डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये फिक्स नहीं करता है, अकाउंटेबिलिटी को ये फिक्स है वो नहीं करता है। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर वो यहाँ पे एक सेकंड लार्जेस्ट प्रॉब्लम है। लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर आप देखिए कि राजस्थान में केस आया था कि स्कूल का डैमेज हुआ हैवी रेनफॉल की वजह से, और उसमें कुछ स्कूल में जो चिल्ड्रन थे उनका भी वहाँ पे डेथ हुआ था। तो ऐसे केसेज हैं वो काफ़ी हमारा कंट्री के अलग अलग पार्ट से आया करते हैं। वो शो क्या करता है, वो शो ये करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में डैमेज हुआ है, जो हमें क्वालिटी स्कूल बिल्डिंग्स हैं उनको प्रोवाइड करना चाहिए। काफ़ी बार आप देखिए कि जो स्कूल बिल्डिंग है वो एज ए कम्युनिटी सेंटर के रूप से भी ऑपरेट करते हैं कि वहाँ पे गांव का कोई काम है वो भी उसमें कैरी आउट होगा, गांव का कोई असम्बल है वो भी उसके अंदर में कैरी आउट होगा। जो ओवरऑल जो मेन फंक्शन है उस इंस्टीट्यूशन का, उसको वो काम नहीं करने के अलावा और सारे काम हैं जो वहाँ पे करवाई जाएंगे। तो ये PM श्री एंड ऑल इसके बारे में हमने कल आप देखिए कि हमने कल के न्यूज़पेपर में रीड किया था टाइगर्स के बारे में, क्योंकि जो टाइगर डे है इंटरनेशनल टाइगर डे है वो 29 जुलाई को ऑब्जर्व है वो किया जाता है। अब यहाँ पे आंध्र प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में टाइगर के द्वारा आप देखिए कि जो कैटल है उसको यहाँ पे कैटल को मारा गया है। अब उस टाइगर को ट्रेस करने का कोशिश किया गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। हमारे यहाँ पे टाइगर्स का मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे टाइगर हैं, टाइगर आउटसाइड द टाइगर रिजर्व, कि टाइगर रिजर्व के आउटसाइड एरिया में टाइगर्स का प्रेजेंस है। तो ये हमारे यहाँ पे वन ऑफ द एक बड़ा इश्यू है, क्योंकि इस तरीके से आप देखिए कि टाइगर का बाहर में प्रेजेंस होना ह्यूमन और जो वाइल्ड एनिमल है उसके कन्फ्लिक्ट को इंक्रीज कर सकता है। जो कैटल्स हैं, जो यहाँ पे एनिमल्स हैं, जो कि आप देखिए कि एनिमल हस्बेंड्री के लिए किसी भी किसान के लिए इम्पोर्टेंट वेल्थ हुआ करते हैं एनिमल्स का उनके पास में होना, उसको भी ये इम्पेक्ट कर सकता है। तो इस तरीके से टाइगर्स का आउटसाइड टाइगर रिजर्व में होना, आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया में होना, उसको डील करने के लिए गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उन सभी को एक कोलेबरेटिव अप्रोच को लेना चाहिए, जिसमें आप देखिए कि मोर टेक्नोलॉजी को भी वो एडवांस करें। टेक्नोलॉजी के एडवांस के अंदर में कैमरा ट्रैप है उसको यहाँ पे सेटअप करें, कम्युनिटीज़ को अवेयर करें टाइगर्स के रिगार्डिंग में कि कैसे वो उनको डिटेक्ट कर सकें, कैसे उसके रिगार्डिंग वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके जो नियरेस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसको, और जल्द से जल्द कैसे उसको फिर से वापस से प्रोटेक्टेड एरिया में ले जाया जा सके। पहले आप देखिए कि काफ़ी बार हम एक न्यूज़ है लास्ट 1 ईयर के दौरान में सरिस्का के बारे में भी रीड किए थे। सरिस्का जो कि राजस्थान के अलवर के अंदर में है, वहाँ अरावली हिल्स हैं और अरावली हिल्स दिल्ली तक कनेक्टेड हैं। तो आप देखिए कि वहाँ से 1 या 2 टाइगर हैं जो बाहर निकले थे, और वो बाहर निकलने के बाद में इवन गुरुग्राम का जो एरिया है, दिल्ली का जो एरिया है, वहाँ तक वो चले गए थे, वो टाइगर्स चले गए थे और फिर वापस से रिटर्न किए थे। तो जो टाइगर इस तरीके से आउटसाइड एरिया में प्रेजेंट हुआ करते हैं। हमारे यहाँ पे जो फिशिंग का जो एक्टिविटी है, जो फिश का आप देखिए कि जो मछुआरे जो हैं वो उनके बारे में बताया गया, कैसे अपना जो नेट्स हैं उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। एक कुछ समय का बैन आता है, फिश का जो एक्टिविटी है वो नहीं करते हैं कुछ समय के लिए, जिससे कि आप देखिए कि आने वाले समय में वो बेटर जो शिप हैं फिश हैं उनको पकड़ सके यहाँ पे। और जो ट्रैवलर्स हैं वो भी अलाउ नहीं होते हैं, जो डीप फिशिंग के लिए जो ट्रैवलर्स हुआ करते हैं। सपोज कीजिए ये सी का जो ओशियन फ्लोर है, यहाँ पे जो ट्रैवलर्स अगर जाएंगे तो ये जो ओशन फ्लोर है वहाँ तक आप देखिए कि जो फिश हैं उनको बेसिकली उनका जो कलेक्शन है उनको इस तरीके से
उनको कलेक्ट है वो किया करते हैं। ये ओवरऑल आप देखिए कि इकोलॉजी को भी इम्पेक्ट करता है, इसके बारे में काफ़ी सारे कंसर्न हुआ करते हैं, तो कुछ समय के लिए इसको बैन किया जाता है, फिश का जो एक्टिविटी है वो नहीं होता है। हमारे कंट्री के अंदर में क्या हम जो ओशियन का जो एरिया है वहाँ से ज़्यादा फिश को कलेक्ट करते हैं या इनलैंड एरिया से, ये आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे। ये आपका होमवर्क है कि हमारे यहाँ पे जब हम फिश को कलेक्ट करते हैं तो ज़्यादा कहाँ से करते हैं, क्या ओशियन के एरिया से करते हैं या इनलैंड एरिया से करते हैं, ये क्या है आपका होमवर्क है। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स जो बायो फार्मास्यूटिकल मीन्स फार्मास्यूटिकल का जो सेक्टर है, जिसमें आप देखिए कि जो वेस्ट वाटर को जो रिलीज होता है उसको ट्रीट करना वन ऑफ द डिफ़िकल्ट टास्क हुआ करता है। उसके रिगार्डिंग में एक बिट्स पिलानी और हैदराबाद का जो कैंपस है उन्होंने एक लो एनर्जी सिस्टम है उसको डेवलप किया है, तो एक पॉजिटिव यहाँ पे डेवलपमेंट है। एग्जाम में तो कोई क्वेश्चन डायरेक्टली आना पॉसिबल नहीं है, बट कहीं आप इसको लिख सकते हो कि बायो फार्मास्यूटिकल जो वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए एक लो एनर्जी सिस्टम को डेवलप किया गया जो उसको ट्रीट है वो कर सकता है। मैक्सिमम कोई आंसर है, कोई वेस्ट का जो मैनेज करना, कैसे वेस्ट को मैनेज किया जाए। इवन आप कोई वेस्ट के बारे में लिखो तो एग्जाम्पल में बायो फार्मास्यूटिकल वेस्ट वाटर है उसको भी बता सकते हो। मैक्सिमम यहाँ पे आप इसको यूटिलाइज करोगे। ये जो फोटो है वो आप देखिए कि फ्राइडे का न्यूज़पेपर है, तो स्पॉट लाइट के अंदर में एक फ़ोटो बताया गया है। यहाँ पे बेसिकली वो एस्पायरेंट्स हैं कि वो जो प्रिपेयर करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए, उनका एक असम्बल बताया गया है कि कैसे वो गवर्नमेंट के अलग अलग जो डिसीजंस हैं उससे वो इम्पेक्टेड हैं, कैसे कैसे इम्पेक्ट हुआ करता है कोई भी एस्पायरेंट है वो यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि जो एग्ज़ाम प्रोसेस के रिगार्डिंग में इम्पैक्ट हुआ करता है कि समय से एग्ज़ाम है उसको ना कंडक्ट कराना, टाइम के ऊपर में एग्ज़ाम है वो ना कंडक्ट होना, जो कि आपको स्टेट्स के अंदर में मिलेगा। स्टेट्स में ये प्रॉब्लम हुआ करती है। इवन आप देखिए कि आप हम दूसरे एग्ज़ाम्स के बारे में नहीं देखें, जो लार्जली यूपीएससी का एस्पिरेंट जो पीसीएस का एग्ज़ाम दिया करता है एज ए बैकअप के रूप से, तो उसको भी यहाँ पे ये टाइमिंग का इशू है वो आपको मिलेगा कि प्रीलिम्स कंडक्ट हुआ तो मेंस को कंडक्ट होने में 1 ईयर का समय लगेगा। या आप देखिए कि एक साथ ही प्रीलिम्स कंडक्ट हुआ विद इन द कुछ मंथ में मेंस हो जाएगा, फिर सडनली होगा और क्या 2-3 ईयर्स तक कोई एग्ज़ाम है वो कंडक्ट नहीं होगा। तो फर्स्ट तो एग्ज़ाम में टाइमिंग का इशू। सेकंड आप देखिए कि एग्ज़ाम कंडक्ट होता है तो पेपर लीक का जो इशू है जो लार्जर वे के अंदर में एग्जिस्ट करता है। फिर एग्ज़ाम के अंदर में अगर सपोज करो सभी राउंड के अंदर में उनका सिलेक्शन भी होता है, वियर्ड काइंड ऑफ पेपर को वो यहाँ पे पास भी करते हैं। उसके बाद में आप देखिए कि वेटिंग का एक प्रॉब्लम हुआ करता है कि उनको कंटिन्यूस वेटिंग के अंदर में रखा गया, जॉब है वो नहीं दिया गया है। काफ़ी बार हाई कोर्ट के लिए जो स्टूडेंट्स पहुँचते हैं उनका जो रिक्रूटमेंट है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, तो ये भी इश्यू है वो हुआ करता है। वेटिंग के अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए कि और भी काफ़ी सारे क्राइसिस हैं कि यूथ का जो एज है जिसमें वो काफ़ी वर्क कर सकते हैं, उस एज के अंदर में वो कंटिन्यूस यही जो साइकिल है रीडिंग राइटिंग इस तरीके से वेटिंग का जो साइकिल है, पेपर लीक के रिगार्डिंग में जो इश्यूज़ हैं उनको ये टैकल करना, तो एक डीप रूटेड जो क्राइसिस है जो सोसाइटल वे के अंदर में भी एग्जिस्ट करता है। इसी समय में जो स्टूडेंट है उसके ऊपर में प्रेशर हुआ करता है, स्पेशली जो गर्ल स्टूडेंट है उनके ऊपर तो आप देखिए कि कुछ लिमिटेड समय उनको मिलता है। बहुत कम ऐसा फैमिलीज़ हैं जो उनको मैक्सिमम समय है वो प्रोवाइड करते हैं। अगर वो रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, फैमिली उस तरीके से आप देखिए कि ओपन नहीं है, तो उनको एक लिमिटेड समय मिलेगा कि आपको ये 2-3 अटैम्प्ट्स हैं, इन्हीं में आपको मैक्सिमम कुछ करना है। बाद में उनका जो मैरिज का यहाँ पे सोसाइटल प्रेशर है वो क्रिएट होना। स्ट्रगल फॉर द जॉब है जो हमारे कंट्री में ऑलरेडी काफ़ी क्राइसिस सिचुएशन में है कि काफ़ी ज़्यादा जो बच्चे हैं वो अप्लाई करते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो ये कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, उनको यहाँ पे बताया गया है इस स्पॉटलाइट का जो ये न्यूज़ है उसके अंदर में, कैसे स्टूडेंट्स है वो यूनाइट हुए हैं अलग अलग इश्यूज़ के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि गुजरात के अंदर में लोथल का एरिया है, वहाँ पे नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है उसको डेवलप किया गया है। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ पे डेवलप हुआ है? लोथल के अंदर में। लोथल जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट था। अब ये साइट था, यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर का एक न्यूज़ आता है फ्राइडे के डे, तो उसमें इस फोटो के थ्रू शो किया गया है। अब हम एग्जाम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको देखेंगे। लोथल किसके लिए फेमस था? डॉक्स के लिए फेमस था कि वहाँ पे जो डॉकयार्ड हैं वो डेवलप हुए थे, डॉकयार्ड हुए थे। सिटाडल का भी प्रेजेंस था, सिटाडल का भी प्रेजेंस था।
स्टूडेंट्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या कोई ऐसा भी साइट था क्या जहाँ पे सिटाडल नहीं था? इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई ऐसा साइट था क्या जहाँ पे सिटाडल जो अप्रेज प्लेटफॉर्म है वो नहीं था? ये आप कमेंट सेक्शन में बताना। ये आपका यहाँ पे होमवर्क है। अभी आप होमवर्क में पार्टिसिपेट करोगे जब भी आपको बेनिफिट रहेगा, नहीं आप देखिए कि आपको हो सकता है आप यहाँ पे इसको रीड भी कर लो, गूगल करके रीड कर लोगे तो भी आपको कुछ समय के लिए याद रहेगा। कोशिश ये करो कि जो बुक आप पढ़ते हो आर्ट एंड कल्चर का उसको आप ओपन करो। उसको ओपन करने के बाद में वहाँ पे जाके आप इसको देखो कि क्या मेंशन है, क्या कौन सा ऐसा साइट है जहाँ पे सिटाडल नहीं है, क्या वो चाहुंदारो नाम का जो साइट है, या आप देखिए कि और भी काफ़ी सारी साइट हैं। सदर्न मोस्ट साइट कौन सा है यहाँ पे महाराष्ट्र में जो मिला करती है इंडस वैली का। तो सिटाडल हैं, डॉकयार्ड्स हैं। डॉकयार्ड्स के अलावा आप देखिए कि जो रिजर्वोयर हैं जो कि ड्रेनेज सिस्टम को शो करते हैं, वाटर रिजर्वोयर्स हैं उनका प्रेजेंस है जो वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम को शो करते हैं। ऑर्गेनाइज आपको सिविक सेंस वहाँ पे मिलेगा जो कि फ्लड के रेस्पॉन्स के रिगार्डिंग में उनको हम देख सकते हैं। वहाँ से एक रिवर भी फ्लो करता है। यूपीएससी रिवर से रिलेटेड भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछता है। जैसे अजंता का जो केव्स है वहाँ पे आप देखिए कि वागोरा नाम का रिवर फ्लो करता है। 2021 के प्रीलिम्स के अंदर में 21 या 2021 के प्रीलिम्स के अंदर में क्वेश्चन पूछा था कि वागोरा रिवर है वो कहाँ से फ्लो करता है। तो ऐसे क्वेश्चंस होंगे आपसे। यहाँ पे लोथल में कौन सा रिवर फ्लो करता है ये देख लेना एक बार, होमवर्क है आपके लिए। रिवर का नाम वैसे आप देखिए कि भागोवा इस तरीके से रिवर का नाम है। इन दोनों जो आर्टिकल्स हैं उनको अभी हम देखेंगे। एक आर्टिकल बेसिकली आप देखिए कि जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है उसके बारे में है कि जो बैक डेट के अंदर में इन्वायरमेंट क्लियरेंस है उसको कोर्ट ने कहा है कि आप इस तरीके से बैक डेट में रेट्रोस्पेक्टिव वे के अंदर में नहीं प्रोवाइड कर सकते हो। ये यहाँ पे हमारा जो अभी रिसेंटली जो आईआईपी इंडेक्स का डाटा आया है टेम्परेरी बेसिस के ऊपर में कुछ रिलीफ मिला है। बट जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि डेट ये जो सडनली जो यहाँ पे जो पीक हुआ है, जो इंक्रीज हुआ है 7.3 जो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ग्रोथ को जो बताया गया, ये आप देखिए कि परमानेंट नहीं हो सकता। एक तो वेस्ट एशिया का क्राइसिस है, एक मानसून वीक मानसून जो अल्नीनो इफेक्ट की वजह से उसका इम्पैक्ट है। तो इसको हम एक ये रिलीफ के रूप से नहीं देख सकते, टेम्परेरी रेस्पाइट टेम्परेरी रिलीफ इसको बताया है। क्लाउड ब्रस्ट के बारे में है। अब आप देखिए कि जब भी हम क्लाउड ब्रस्ट के बारे में देखते हैं कि बादल का फटना, बादल कहीं पे भी बादल का ये इंसिडेंट होता है तो आईएमडी का जो ऑफिशियल डेफिनेशन है वो क्या बोलता है? आईएमडी का ऑफिशियल डेफिनेशन बताता है कि 20 to 30 स्क्वायर किलोमीटर का कोई एरिया है जहाँ पे 1 आवर का सिचुएशन के अंदर में 1 आवर का सिचुएशन के अंदर में आप देखिए कि 10 सेंटीमीटर का बारिश होना। काफ़ी बार इसको अलग डाटा के अंदर में 100 जो है वो भी बता देंगे। तो इस तरीके का बारिश होना। फिर इसमें एक एग्जाम्पल दिया है इंदौर सिटी के बारे में, इंदौर जो कि जिसको हम स्वच्छ सर्वेक्षण के अंदर में क्लीन सिटी के रूप से देखते हैं। बट आप देखिए कि इंदौर में एक इंसिडेंट भी सामने आया था पिछले कुछ समय के अंदर में, जब वाटर सप्लाई का जो पाइपलाइन है वो कैसे कंटामिनेटेड वाटर के कांटेक्ट में आता है, कुछ लोग उस वाटर को कंज्यूम करते हैं और उनका वहाँ पे जो हेल्थ है वो इम्पैक्ट करता है, कैजुअलिटी वहाँ पे होता है। तो ये इंदौर का एक एग्जाम्पल ये दिया गया कि इंदौर है वो 1000 mm का जो बारिश है 1000 mm से कुछ ज़्यादा बारिश है वो रिसीव करता है पूरे मानसून में। और ये जो पूरे मानसून में जो बारिश रिसीव होती है उसका जो 10% है, 10% मीन्स 100 mm का जो बारिश है 1 आवर के अंदर में हो जाए, तो इस कंडीशन को आप क्लाउड ब्रस्ट के रूप से डिफाइन करोगे। तो ये यहाँ पे बेसिक क्राइटेरिया है। सेकेंड आप देखिए कि हमारा जो साउथ वेस्ट का जो मानसून है, साउथ वेस्ट का जो लार्जली मानसून आता है हमारे कंट्री में, कुछ पार्ट में नॉर्थ ईस्ट का भी आया करता है। तो साउथ वेस्ट के मानसून के अंदर में हैवी रेनफॉल होना एक कॉमन फीचर है। हैवी रेनफॉल एक कॉमन फीचर के रूप से एग्जिस्ट करता है। फिर आप देखिए कि क्लाउड ब्रस्ट जो है वो एक रेयर सिचुएशन में होता है, कोई हाइट का जो एरिया है वहाँ पे ये हुआ करता है। और अभी जो रिसेंटली एक और टर्म न्यूज़ में आता है कि हम इस लार्जर जो क्राइटेरिया है 100 mm उसी को कंसीडर करें। हम मिनी क्लाउड ब्रस्ट का भी एक टर्म है उसको यूज कर सकते हैं। 50 mm का बारिश हो हाफ आवर के समय में, वो भी एक मिनी क्लाउड ब्रस्ट का पार्ट है, उसको भी डील करने के लिए जो हमें यहाँ पे प्रिपेयर है वो होना चाहिए।
अब क्लाउड बर्स्ट का जो मैकेनिज्म है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। मैकेनिज्म में बेसिक जो प्रोसेस है वो वर्क करता है वो कन्वेक्शन का है। कन्वेक्शन प्रोसेस यहाँ पे लार्जली वे के अंदर में वर्क करता है। अब स्टूडेंट्स आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो वार्म एयर है वो राइज करता है, तो वार्म और जो मॉइस्ट एयर है वो राइज करे रैपिडली इन द एटमॉस्फेयर। कि हमारे यहाँ पे जो गर्म हवा है जो एक्सपेंड होते हुए आप देखिए कि राइज करेगा, तो वार्म एंड जो मॉइस्ट एयर है वो एटमॉस्फेयर के अंदर में राइज करे। बट माउंटेन एरिया में क्या होगा, माउंटेन एरिया में जब ये राइज करता है इस तरीके से जो कोई भी विंड है उसको बोला करते हैं ओरोग्राफिक लिफ्टिंग। ओरोग्राफिक लिफ्टिंग में अब क्या होगा कि मानसून का जो विंड है वो आप देखिए कि अपवर्ड यहाँ पे स्टीप स्लोप होने की वजह से इस तरीके से अपवर्ड है वो होगा। अपवर्ड होगा तो समय के साथ में जैसे ही एयर राइज करता है हर 1 किलोमीटर के ऊपर में उसका जो टेम्परेचर है वो डिक्लाइन करता है। एयर यहाँ पे कूल होगा, कूल होने के साथ साथ में कंडेंस होगा। और आप देखिए कि यहाँ पे जो क्लाउड हैं वो प्रेजेंट हैं माउंटेनियस एरिया के अंदर में, स्पेशली जो क्यूमुलिमस नाम के जो क्लाउड्स हैं उनका प्रेजेंस है। तो जो वाटर ड्रॉपलेट हैं वो वहाँ पे फॉर्मेशन होगा कि ये जो हवा है जो ऊपर गया समय के साथ में कूल और कंडेंस हुआ तो इसका वाटर ड्रॉपलेट बनता है। ऑलरेडी क्लाउड का वहाँ पे प्रेजेंस है, तो विद इन द क्लाउड के अंदर ही ये जो वाटर ड्रॉपलेट है उसका फॉर्मेशन होगा। अब ये वाटर ड्रॉपलेट है वो इस तरीके से हैवी बनेगा, इस तरीके से हैवी होगा। हैवी होने के साथ साथ वहाँ पे उसका जो रुकना है वो पॉसिबल नहीं होता है और बारिश वहाँ पे ज़्यादा रिसीव होती है। तो इसको क्लाउड बर्स्ट का जो कंप्लीट मैकेनिज्म है जो कि कन्वेक्शन का जो ये प्रोसेस है उस पर ये वर्क किया करता है। क्या स्टूडेंट्स काफ़ी बार क्लाउड बर्स्ट टर्म को एक मिसयूज भी किया जाता है? यस, मिसयूज इसका हुआ करता है। कैसे इसको मिसयूज करते हैं कि कोई भी अननेचुरल थिंग हुआ उसको क्लाउड बर्स्ट बता दिया गया। आप देखिए कि जो लोकल अथॉरिटी है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ड्रेनेज सिस्टम को क्लीन किया जाए, मानसून आने से पहले ही क्लीन होना चाहिए। बट सडनली रेनफॉल हुआ, सडनली इम्पैक्ट हुआ वहाँ पे और उसको क्लाउड बर्स्ट का पार्ट बता दिया गया। जैसे लास्ट ईयर धाराली नाम की एक जगह है उत्तराखंड के अंदर में, उसको क्लाउड बर्स्ट बताया गया था, बट बाद में जो आईएमडी का जो डाटा है वो मेंशन करता है कि वो क्लाउड बर्स्ट का सिचुएशन वहाँ पे नहीं था। तो काफ़ी बार इस टर्म का मिसयूज भी होता है कि अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना कैरी आउट करते हुए क्लाउड बर्स्ट नेचुरल कोई कंडीशन को बता देंगे कि नेचुरल ऐसा कंडीशन हुआ है जिसकी वजह से ये यहाँ पे ऐसा डैमेज हुआ, इम्पैक्ट हुआ है। तो ये क्लाउड बर्स्ट के बारे में। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके अपॉइंटमेंट के बारे में। जो पहले आप देखिए कि जो अनूप बरनवाल केस है जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक जजमेंट दिया था, 3 मेंबर्स का कमेटी बताया था। अब सेंटर ने सीईसी का जो पैनल है जिसमें सीजीआई को नहीं रखा गया उसको डिफेंड किया है। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये है कि जस्टिस आप देखिए कि कोई भी लॉ है, कोई भी जस्टिस है वो सिर्फ यहाँ पे दिखना नहीं चाहिए, लैक ऑफ फेथ यहाँ पे नहीं क्रिएट होना चाहिए, वो सीम टू बी यहाँ पे डन के रूप से वो शो है वो होना चाहिए। तो ये बेसिकली सीजीआई का उस पैनल के अंदर में होने के बारे में था जो अपोजिशन का डिमांड हुआ करता है कि उनका यहाँ पे प्रेजेंस वो होना चाहिए। बट आप देखिए कि जब आप सीबीआई के बारे में देखते हो, सीबीआई के हेड का जो अपॉइंटमेंट है उसमें सीजीआई है, तो क्या वहाँ पे कोई चेंज हुआ है, क्या वहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग में कोई चेंज है? तो लार्जली वे में नहीं है, जिसको कि काफ़ी बार आप देखिए कि गवर्नमेंट के लिए जो वर्क करने वाला जो गवर्नमेंट का जो डिफेंड करने वाले ऑर्गेनाइजेशन के रूप से भी उसको बताया करते हैं मीडिया रिपोर्ट्स में। फिर हमारे जो यहाँ पे रोड एंड ट्रांसपोर्ट के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि इथेनॉल का जो फ्यूल है वो कैसे यहाँ पे जो एमिशन है, इकोनॉमी और एमिशन आप देखिए कि उसको रिड्यूस करेगा, एमिशन भी कम होगा यहाँ पे, फ्यूल इकोनॉमी है उसका भी रिडक्शन है वो होगा। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म का ज़रूरत है। फॉर्मर जो लॉ मिनिस्टर हुआ करते थे और अभी हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनमोहन साहब, उनके डेथ के बाद में उनको इस तरीके से क्लीन चिट का देना तो एक शो करता है कि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अब रिफॉर्म का ज़रूरत है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म के लिए मलीमत कमेटी भी बना था, कभी जस्टिस मलीमत का लीडरशिप में वो कमेटी बना था, उन्होंने भी कहा था कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें रिफॉर्म का ज़रूरत है। फिर आप देखिए कि प्रिजन्स के अंदर में प्रिजन्स को ओवरसाइट करने के लिए जो बोर्ड को सेटअप करना है, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स से कहा है कि 4 वीक का आपके पास में समय है जब आपको ये जो बोर्ड है उसको यहाँ पे सेटअप है वो करना है। तो ये प्रिजन्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स को कहा है
क्योंकि प्रिजन जो है वो स्टेट लिस्ट का पार्ट आया करता है, प्रिजन जो है वो स्टेट लिस्ट में हुआ करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इबोला के बारे में है। इबोला का आप देखिए कि एक वेरिएंट है जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वहाँ पे उसका आउटब्रेक हुआ। 1500 के आसपास जो लोग हैं उनका कैजुअलिटी हुआ है। अब ये कॉन्गो के द्वारा बताया गया। क्या स्टूडेंट जो कॉन्गो नाम का जो कंट्री है, कॉन्गो नाम का जो कंट्री है, क्या ये लैंडलॉक कंट्री है क्या? तो आप देखिए कि लैंडलॉक कंट्री है वो नहीं है, लैंडलॉक कंट्री है वो यहाँ पे नहीं है। सेकंड, आपको कॉन्गो के बारे में क्या जानकारी होना चाहिए? ये इबोला का जो आउटब्रेक हुआ है ईस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्गो के अंदर में हुआ है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्गो जो कि आप देखिए जो अदर कंट्री हैं जिनसे एरिया शेयर करता है, वहाँ पे रेबल ग्रुप का भी प्रेजेंस है। M23 नाम का जो रेबल ग्रुप है, इटूरी नाम का वो प्रोविंस है, इटूरी नाम का वो प्रोविंस है जिसमें ये आउटब्रेक जो आपको मिला है कॉन्गो के अंदर में। कॉन्गो अपना कोबाल्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। कॉन्गो के वहाँ पे जो कोबाल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा निकला करता है, जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए इम्पोर्टेंट एक मिनरल है यहाँ पे। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन कॉन्गो के बारे में। नया वेरिएंट है, WHO ने इसका पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है वो भी इसको डिक्लेयर किया था। नेक्स्ट आप देखिए कि ब्राज़ील के बारे में है। ब्राज़ील और US के जो डिफरेंसेज हैं वो कंटिन्यूस एग्जिस्ट करते हैं। कुछ US के ऑफिशियल हैं जिनको ब्राज़ील में एंट्री करने के लिए डिनाई किया गया है, क्योंकि आप देखिए कि ब्राज़ील में अक्टूबर के समय में इलेक्शन हो गए तो इंटरवेन हो सकता है, ये ब्राज़ील का वहाँ पे मानना है कि कुछ ऑफिशियल अगर वहाँ पे आएंगे तो हो सकता है वो इंटरवेन करे इलेक्शन प्रोसेस के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर में कोल माइनिंग का जो एक्टिविटी है वो क्वेटा के वहाँ पे है। क्वेटा के वहाँ पे जो कोल माइनिंग का एक्टिविटी है जिसके अंदर में लिग्नाइट कोल मिला करता है, पाकिस्तान में लिग्नाइट कोल का प्रेजेंस ज़्यादा है। तो आप देखिए कि वहाँ पे ब्लास्ट हुआ, मीथेन का ब्लास्ट ही बताया गया है, जो अभी हमने रिसेंटली तीस्ता हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के अंदर में देखा है। तो स्टूडेंट्स ये मीथेन का किस तरीके से प्रेजेंस होता है, क्योंकि ओरिजिनली ये जो है वो एक ही प्लेट का पार्ट आते हैं, ये जो इंडियन प्लेट है उसका ये पार्ट है। और ये इंडियन प्लेट आप देखिए कि जब मूव करता है तो कंटिन्यूस जो सेडिमेंट्स हैं इस एरिया के अंदर में डिपॉजिट हुए थे, डिपॉजिट यहाँ पे सेडिमेंट्स हुए जो कि रॉक एरियाज़ के अंदर में वहाँ पे जो मीथेन गैस है उसके भी रिजर्व हैं, वो भी रिजर्व कंडीशन के अंदर में हैं। और अब यहाँ पे जब काफ़ी बार जब उसको माइनिंग किया जाता है उस एरिया के अंदर में तो मीथेन गैस रिलीज है वो हुआ करती है। वैसे तो मीथेन गैस जो है वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट के अंदर में लीथल नहीं है, बट आप देखिए कि किसी ऐसे एरिया में जैसे कोई टनल है जहाँ पे डायरेक्टली ऑक्सीजन का एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो ये जो ऑक्सीजन है उसको डिस्प्लेस करता है, ऑक्सीजन को ये डिस्प्लेस करेगा और वहाँ पे ऑक्सीजन का लैकिंग होगा तो वर्क करने वाले जो पर्सन हैं उनका कैजुअलिटी हुआ करता है, जो हमने अभी सिक्किम के अंदर तीस्ता के अंदर में देखा। ये पाकिस्तान के क्वेटा के वहाँ पे न्यूज़ है। क्वेटा कहाँ पे है? बलूचिस्तान का जो एरिया है वहाँ पे क्वेटा नाम का जो सिटी है वो सिचुएटेड है। UPSC हो सकता है आपसे मैच द कॉलम के अंदर में क्वेश्चन पूछ ले, जैसे आप देखिएगा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया क्वेटा, क्वेटा को बता दिया गया पाकिस्तान के वहाँ पे, फिर आपसे बता दिया गया इरबिल, इसको बता दिया गया ईरान के वहाँ पे, फिर आप देखिए कि आपको बता दिया गया इटूरी और इसको बता दिया गया केन्या के वहाँ पे। तो कितने जो पेयर हैं वो करेक्टली मैच हैं, ओनली क्वेटा है वो करेक्टली मैच है। इरबिल कहाँ पे है? इराक के अंदर में है। इराक का जो कुर्दिश जो पर्सन है उनका जो डोमिनेटेड एरिया है इरबिल, और आप देखिए इराक में है, ईरान में नहीं है, कुर्दिश लोगों का डोमिनेटेड एरिया है। इटूरी कहाँ पे है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का ईस्टर्न पार्ट के अंदर में है जहाँ पे ये जो आउटब्रेक हुआ है। और ये जो है वो कहाँ पे नहीं है? केन्या के अंदर में नहीं है। अभी हमने आप देखिए कि केन्या के अंदर में भी मेडिकल सपोर्ट भेजा था, इबोला का वहाँ पे कोई इम्पैक्ट ना हो, तो हमारी कंट्री ने मेडिकल सपोर्ट भेजा था। अभी द हिंदू के अंदर में वो फ़ोटो रिलीज हुआ था उसका भी। फिर अब यहाँ पे जो न्यूज़ है वो है स्वेज कैनाल के बारे में। स्वेज कैनाल के बारे में क्या न्यूज़ है? स्वेज कैनाल के वहाँ पे एक पोर्ट है इजिप्ट का, जिस पोर्ट को किस नाम से जाना करते हैं? दमेता इस पोर्ट को बोला करते हैं, दमियता इस पोर्ट का नाम है। तो इस पोर्ट के ऊपर में भी आप देखिए कि ड्रोन अटैक है वो देखने के लिए मिला है, ड्रोन का इसके ऊपर में अटैक हुआ है, तो वहाँ से जो 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 ट्रेड पास होता है उसको भी कंसर्न क्रिएट है वो हुआ है। नेक्स्ट आप देखिए कि वेस्ट एशिया का ये जो कन्फ्लिक्ट है, वेस्ट एशिया का ये जो सिचुएशन है, इसमें आप देखिए कि सऊदी ने भी इसको ज्वाइन किया है इस कन्फ्लिक्ट को। अभी यहाँ पे सऊदी ने नॉर्दर्न पार्ट में जो इराक का जो पार्ट है वहाँ पे प्रो ईरान का जो फोर्स है उनको टारगेट किया था। ईरान के द्वारा सभी को टारगेट किया गया है, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो कुवैत हो, चाहे आप देखिए कि वहाँ पे सऊदी हो,
सऊदी के अलावा पहले यूनाइटेड अरब अमीरात को भी टारगेट उन्होंने किया था, पहले किया था, अभी प्रेजेंटली तो नहीं किया गया है उनके द्वारा। और अब यहाँ पे जॉर्डन तक यूएस के जो बेसेज हैं उनको टारगेट किया है। और ये जो ड्रोन का जो अटैक है जो कि इजिप्ट का इस पोर्ट के ऊपर में मिला है, बट अभी यहाँ पे ऑफिशियली नहीं है कि ईरान के द्वारा ही इसको किया गया। अभी पिछले कुछ समय से आप देखिए कि कुछ पोर्ट हैं वो न्यूज के अंदर में भी हैं, कुछ पोर्ट न्यूज में हैं, जैसे कि यानबू पोर्ट है सऊदी अरेबिया का, रेड सी के कोस्ट एरिया के अंदर में एक यानबू पोर्ट है। फिर आप देखिए कि यमन का जो एरिया है वहाँ पे एक पोर्ट का नाम है होदेदा, होदैदा नाम से उस पोर्ट का नाम है होदैदा पोर्ट है, जो कि होतीज के कंट्रोल में आया करता है। और अब आप देखिए कि ये पोर्ट यहाँ पे आया। ब्लैक सी के अंदर में भी एक ओडेसा नाम का जो पोर्ट है जो यूक्रेन का है, वो न्यूज़ के अंदर में थे। हमारे जो जो शिप के एरिया में जो वर्क करते हैं उन पर्सनस का वहाँ पे प्रेजेंस भी था जब अटैक किया गया था। कैस्पियन सी भी अभी न्यूज़ में था, क्योंकि वहाँ से ईरान का कुछ प्रोडक्ट जा रहे थे रसिया के लिए, या रसिया से कुछ प्रोडक्ट ईरान के लिए आ रहे थे, जिसको यूक्रेन ने टारगेट किया। और यूक्रेन कैस्पियन सी में अपना एरिया नहीं शेयर करता है। फिर आप देखिए कि रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट को बताया गया कि नाटो ने कहा है कि रसिया का एक जो मिसाइल है जो पोलैंड के एरिया तक पहुंचा है, पोलैंड आप देखिए कि यूक्रेन के साथ में एरिया शेयर करता है, और अब यहाँ पे रसिया का जो मिसाइल वहाँ तक पहुँचना, नाटो का फोर्सेज हैं वो इस पे रिगार्डिंग में कंसर्न्स को रेज किए हैं। पहले आप देखिए कि यूक्रेन ने रसिया के वहाँ पे जो रिफाइनरी हैं, जो ऑयल फैसिलिटीज़ हैं, उनको टारगेट किया था। अब रसिया ने लार्जर वे के अंदर में मिसाइल अटैक है वो किया है। पाकिस्तान ने मीडिएशन के रूप से बताया कि ट्रेड के जो टॉक्स हैं, जो यहाँ पे जो टॉक्स हैं वो कंटिन्यूस फेज के अंदर में हैं, तो हो सकता है कि जो टॉक का कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकले यूएस और ईरान के बिटवीन में। गजा स्ट्रिप के बारे में है, एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान के अंदर में जो 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 वहाँ पे जो मिलिटेंट जिनको पाकिस्तान के लोग कंसिडर करते हैं, कभी आप देखिए कि इनको मिलिटेंट नहीं करते थे, कभी इसका पार्ट ये देखा करते थे। तो जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसके जो लोग हैं उनका अटैक हुआ है सिक्योरिटी चेक पोस्ट के ऊपर में, एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि तहरीक तालिबान जब तक तालिबान पावर को टेक ओवर नहीं किया था, ये तालिबान को सपोर्ट करने के लिए इस विंग को डेवलप किया गया था इनके द्वारा। फिर आप देखिए कि जब तालिबान टेक ओवर कर लिया तो इनको ये कंसर्न हुआ, क्योंकि टीटीपी को भी एक विजन आया कि वो भी इस तरीके से जब स्ट्रगल करेंगे तो कभी ना कभी किसी ना किसी एरिया के ऊपर में वो भी वहाँ पे पावर को कंट्रोल है वो करेंगे। क्यूबा को जो कंटिन्यूस ब्लॉक किया गया है, चाहे वहाँ पे फार्मास्यूटिकल का एरिया हो, फ्यूल का सप्लाई हो, अब क्यूबा का जो गवर्नमेंट है यूएस ने ब्लॉकेज किया है, तो आप देखिए कि उन्होंने अपना प्राइवेट फर्म्स को ये जो एरिया है वो यहाँ पे दिए हैं। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे जीन एडिटिंग का जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो ये हेल्थ एरिया के अंदर में इस तरीके से ह्यूमन कोस्ट का अनरेगुलेटेड साइंस का प्रेजेंस होना, उस अनएथिकल प्रोसेस को ये शो करता है, जो चाइना के अंदर में एक न्यूज़ आया है। यहाँ पे बेसिकली आप देखिए कि एक टेक्नोलॉजी का भी टर्म है वो न्यूज़ के अंदर में है। वैसे तो आप जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के अंदर में CRISPR-Cas9 है उसको रीड करते हो। CRISPR-Cas9 आप देखिए कि जिसमें यूपीएससी ने Cas9 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, वो एक सीजर है वो हुआ करती है। और यहाँ पे जो नया टेक्नोलॉजी है वो है बेस जीन एडिटिंग, जो कि रिसेंट है यहाँ पे CRISPR-Cas9 से। अब हम आर्टिकल्स के बारे में रीड करेंगे। एक तो आप देखिए कि एआई से रिलेटेड जो एडिटोरियल में एक जो आर्टिकल था वो तो एआई से रिलेटेड था। एक जो आर्टिकल था वो डिफेंस फोर्स के बारे में था, हमारा कल का आर्टिकल था डिफेंस फोर्स के बारे में। आज बे ऑफ बंगाल के अंदर में जो शांति एक्ट है, शांति एक्ट किस तरीके से वर्क करेगा बे ऑफ बंगाल के रीजन के अंदर में, शांति एक्ट के थ्रू हम जो अदर कंट्रीज हैं उनसे जो न्यूक्लियर सपोर्ट है उसको हम एक्सपेक्ट करते हैं कि न्यूक्लियर एरिया में वो इंगेज करेंगे, उनको लाइबल नहीं माना जाएगा। तो ये हमारा एक न्यूक्लियर प्रोग्राम में कुछ चेंज हुआ है नए कानून के थ्रू में, तो उसके बारे में यहाँ पे मेंशन था। एक जो आर्टिकल था वो था फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में, कि हमारे कंट्री में जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है ना, क्या वो सेटअप करना एक अल्टीमेट सॉल्यूशन है क्या। तो आप देखिए कि ऑलरेडी काफ़ी सारे ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं जहाँ पे बैकलॉग है, तो इन कुछ आर्टिकल्स को हम पिछले कुछ समय से रीड कर चुके हैं, तो यहाँ पे जो स्मॉलर आर्टिकल्स हैं उनको हम रीड करेंगे। स्टूडेंट्स, रिसेंटली कोर्ट ने क्या कहा कि बैक डेट के अंदर में आप इन्वायरमेंट क्लियरेंस है उसको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम कोर्ट के द्वारा इसके बारे में कहा गया, 2025 के समय में इस प्रोसेस को इलीगल बताया गया था। बाद में आप देखिए कि कोर्ट ने अपने ही जजमेंट को डाइल्यूट किया था पब्लिक इंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव से, कि कुछ ऑनगोइंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी वहाँ पे पैसा है जो
इन्वेस्ट हो चुका है, वहाँ पे अगर इस तरीके से ब्लॉकेज किया जाएगा तो उसको वो कंप्लीट नहीं होगा। पब्लिक का जो पैसा है, पब्लिक इंटरेस्ट के जो प्रोजेक्ट हैं उनको इम्पैक्ट होगा। कोर्ट का मानना है कि गवर्नमेंट के द्वारा एक इन्वायरमेंट एमनेस्टी स्कीम है, उसको यहाँ पे प्रपोज किया जाए, उसको एग्जिस्टेंस में लाया जाए। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं जो हार्श मानसून कंडीशन के अंदर में इम्पैक्ट हो सकते हैं, इस तरीके से उनका विदाउट इम्पैक्ट असेसमेंट के ऊपर में क्लियरेंस उनको प्रोवाइड करना, तो पब्लिक का मनी भी यहाँ पे वेस्ट होगा। तो आप देखिए कि इन सभी सिचुएशंस के रिगार्डिंग में यही एक सॉल्यूशन है कि जो डेप्थ यहाँ पे क्रिएट किया गया है इन्वायरमेंट के ऊपर में, इसका सॉल्यूशन ये है कि एक वेल ग्राउंडेड प्लान को लाया जाए। वेल ग्राउंडेड प्लान है जो इम्पैक्ट ना करे, इन्वायरमेंट के ऊपर में कोई डेप्थ है उसको क्रिएट ना करे। सेकंड, आप देखिए कि जो टेम्परेरी रेस्पाइट है, टेम्परेरी जो यहाँ पे ग्रोथ ऑब्जर्व हुआ है 7.3% का, उसके बारे में मेंशन है कि कैसे कुछ सेक्टर्स के अंदर में जो कैपिटल गुड्स का एरिया है, जो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का एरिया है, मैन्युफैक्चरिंग का एरिया है, जिसमें पॉजिटिव ग्रोथ है वो ऑब्जर्व हुआ है। अब इसको टेम्परेरी इसी वजह से बताया गया, मानसून और वेस्ट एशिया का क्राइसिस, वेस्ट एशिया के लिए हमारा इकोनॉमी है वो प्रिपेयर है। अब मार्च अप्रैल के समय भी आप देखिए कि इकोनॉमी ने काफ़ी बेटर परफॉर्म किया था, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। बेटर परफॉर्म मीन्स कि जो लार्जर इम्पैक्ट हो सकता था वो नहीं हुआ। रेस्ट्रिक्शंस हमने लगाए सोसाइटल लेवल के ऊपर में, कुछ कुछ सप्लाई के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लाए गए, और ओवरऑल आप देखिए कि उस क्राइसिस को हम ओवरकम किए, उससे हम पास है वो हो सके। तो इसी तरीके से वेस्ट एशिया के लिए हमारे लिए प्लान है, बट जो नेचुरल सिचुएशन है अल नीनो का, जो कम मानसून का आना जो एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्पैक्ट करेगा, उसके प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस कर सकता है, तो उसको डील करने के लिए हमारे पास में जो प्लान है वो काफ़ी कम है। क्योंकि आप देखिए कि एक तो हमारा जो इरिगेशन का जो फैसिलिटी है, जिन एरियाज़ में पानी नहीं पहुंचेगा उन एरियाज़ के पानी पहुंचाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं होना, इंफ्रास्ट्रक्चर कम्प्लीटली वे में कुछ एरियाज़ में काफ़ी बेटर है, बट सभी एरियाज़ के अंदर में वो नहीं है पैन इंडिया बेसिस के ऊपर में, तो उसका एक कमी है। रिजर्वोयर्स के अंदर में जो पानी है वो नहीं पहुंचेगा, तो ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को वो इम्पैक्ट करेगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था आज के न्यूज़पेपर से रिलेटेड। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, और आप देखिए कि जो होमवर्क आपसे पूछा गया है उसको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।